तो चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की ओर, जो है कैश फ्लो स्टेटमेंट। जैसे कि हमने प्रीवियस सेशंस में समझा था कि बैलेंस शीट क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस क्या है। तो अगर मैं आपको एक और बार ग्रो थ्रू करवाऊं तो हम चलिए एक एग्जांपल के जरिए समझते हैं। हमने प्रीवियस सेशन में समझा था बैलेंस शीट क्या होती है, कैश फ्लो क्या, जो प्रॉफिट एंड लॉस है वो क्या है। तो प्रॉफिट एंड लॉस में हमने समझा था कि कंपनी को कितना प्रॉफिट हो रहा है एक्चुअली और कितना लॉस हो रहा है, वो सब वो प्रॉफिट एंड लॉस में रिकॉर्ड करती है। और जो भी प्रॉफिट एंड लॉस होता है वो उस एक साल के लिए है, और जो भी बैलेंस शीट बनती है वो कंपनी की कंटिन्यूस फेजेस में बनती है। मतलब जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट होगा वो कंपनी हर साल बनाएगी, लेकिन जो बैलेंस शीट है वो हर साल बनाती है, लेकिन जो बैलेंस शीट आपको देखने मिलेगी वो आपको कंटिन्यूस बेसिस पे मिलेगी। मतलब जब से कंपनी स्टार्ट हुई है तब से लेके अभी तक। तो बैलेंस शीट में दो हमने चीज समझी थी, एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। एसेट्स वो चीजें हैं जो कंपनीज अपनी खुद की है, और लाइबिलिटीज वो है जो कंपनी को देनी है, आज नहीं तो कल वो किसी ना किसी को देनी है। तो यहाँ पे हमने एक ब्रिटानिया का एग्जांपल समझा था। तो जैसे मैंने आपको समझाया था कि ये कंपनी देखिए, हम यहाँ पे इन्वेस्टर है, ठीक है। तो हमको हमारे जो भी इन्वेस्टमेंट डिसीजंस है वो लेने के लिए हमको कैसे मदद करेगी बैलेंस शीट, और जो प्रॉफिट एंड लॉस है वो समझना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे बैलेंस शीट अगर मैं कोई कंपनी की निकालू सामने, तो ब्रिटानिया में देखिए 4,000 करोड़ का रिजर्व है और 2,000 करोड़ की बोरोइंग्स है। मतलब कंपनी अच्छा ही काम कर रही है। और उसकी जो फिक्स एसेट्स है वो 2,700 करोड़ के आसपास है, और जो इन्वेस्टमेंट है वो 3,000 करोड़ का है, और जो अदर एसेट्स है वो भी ऑलमोस्ट 3,000 करोड़ के आसपास है। तो यहाँ पे हमको ये बैलेंस शीट देख के पता चल रहा है कि कंपनी बिस्किट बना रही है। इसका मतलब है कंपनी जो है वो, उसको प्लांट की जरूरत है, और प्लांट की जरूरत है तो उसकी फिक्स एसेट्स ज्यादा होनी चाहिए। कि यहाँ पे हमको पता चल रहा है, देखो 700 करोड़ से 2,800 करोड़ पे उसकी फिक्स एसेट्स आ गई है। और जो कंपनी अगर इतना बड़ा बड़ा प्लांट लगा रही है तो उसके जो रिजर्व, जो उसके बोरोइंग्स होते हैं वो एक्चुअली में कम होने चाहिए। तो यहाँ पे आप देखोगे तो 4,000 करोड़ की रिजर्व्स के सामने कंपनी के सिर्फ 2,000 करोड़ के ही बोरोइंग्स है। तो चलिए हम एक और कोई एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम आईटीसी का एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे। तो आईटीसी का हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखते हैं। और ये देखिए प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में कंपनी ने 70,000 करोड़ का सेल्स किया, उसमें से 44,000 करोड़ का एक्सपेंस हुआ। जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, उसमें से जो प्रॉफिट मिला वो सिर्फ 26,000 करोड़ मिला। तो वो प्रॉफिट कितना हुआ, 37% प्रॉफिट मार्जिन कमा रही है। तो उसके बाद उसकी कोई अदर इनकम्स हुई कंपनी का मेन बिजनेस को छोड़ के। इंटरेस्ट कितना है, तो 80 करोड़ है। डेप्रिसिएशन कितना है, 1,800 करोड़। डेप्रिसिएशन मैंने आपको बताया कि वो वैल्यू जो कंपनी डेप्रिशिएट कर रही है, उसकी जो भी वो एसेट्स यूज करेगी, जो भी समझिए फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई कंपनी ने एसेट्स खरीदे हैं और फर्नीचर फॉर एग्जाम्पल, उसके अंदर व्हीकल्स होंगी, कंप्यूटर होंगे, तो वो सब, उन सब चीजों की वैल्यू कम होगी। तो वो डेप्रिसिएशन वो भी एक एक्सपेंस है कंपनी के लिए। तो वो भी हमको इसमें से माइनस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमने डेप्रिसिएशन माइनस किया तो हमको प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मिला। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मिला तो हमको टैक्स हमने उसमें से डिडक्ट किया, कंपनी को टैक्स पे करना पड़ेगा। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना है, 20,000 करोड़। तो हमको पता चला कि कंपनी का ये साल में नेट प्रॉफिट 20,000 करोड़ रुपीज हुआ। ये हमको प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट से पता चला। अभी हमको बैलेंस शीट देखेंगे तो हमको पता चलेगा कि ये कंपनी की इक्विटी कैपिटल कितना है, 1,200 करोड़ रुपया। तो 1,251 करोड़ इक्विटी कैपिटल है। इक्विटी कैपिटल मतलब शेयर होल्डर्स का पैसा। और जो रिजर्व्स है वो 74,000 करोड़ है। रिजर्व्स मतलब जब से कंपनी चालू हुई है तब से लेके अभी तक उसने जो भी प्रॉफिट कमाया होगा वो बिजनेस को इन्वेस्ट करके, उसके बाद जो भी पैसा बचा तो वो कंपनी ने अभी तक यूज नहीं किया, तो वो कंपनी का रिजर्व है। तो कंपनी का रिजर्व देखिए 74,000 करोड़ रुपीज कंपनी के पास पड़े हैं। और उसके सामने बोरोइंग्स देखिए तो सिर्फ 300 करोड़ है। तो कैसे आप बैलेंस शीट देख के कैसे आप इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले सकते हो कि अगर ये कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना है तो हम बैलेंस शीट देख के। अभी यहाँ पे देखिए फिक्स एसेट्स 30,000 करोड़ रुपीज के फिक्स एसेट्स है। देख लो कैसे उसके फिक्स एसेट्स भी बढ़ते जा रहे हैं। 12,000 करोड़ से आज 30,000 करोड़ पे उसके फिक्स एसेट्स है। कैपिटल वर्किंग प्रोग्रेस मैंने बताया था कि कंपनी हो सकता है नया कोई प्लांट लगा रही हो, नया कोई एक काम कर रही हो, जिसके अंदर पैसे उसके आज खर्च हो गए हैं लेकिन अभी तक उसको उसमें प्रॉफिट नहीं हुआ। लेकिन ये कंपनी कंपनी के लिए CWIP एक एसेट्स है, इसीलिए इसने एसेट्स में दिया है हमको। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट देखिए 28,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है, और एसेट्स देखिए 94,000। तो देख रहे हो कैसे उसकी कंपनी के एसेट्स धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं। तो ये एक और एग्जांपल हमने समझा बैलेंस शीट का। तो अभी हम बढ़ेंगे चैप्टर 4 की ओर, जो उसका है अंडरस्टैंडिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट, चैप्टर 5। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट का मतलब क्या।
तो अगर मैं आपको बोलूँ कैश फ्लो स्टेटमेंट, तो इसको सुन के आपको लग रहा होगा कि ये कोई ऐसा स्टेटमेंट है जिसके अंदर हमको कैश जो है कंपनी का, उसका क्या फ्लो है, मतलब वो कैसे आ रहा है वो कंपनी में और कैसे जा रहा है, तो उसका कोई स्टेटमेंट होगा। तो आपने एकदम सही समझा। तो जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है वो यही है कि कंपनी के अंदर फॉर एग्जाम्पल उस साल में कितना कैश आया और कितना कैश गया। तो कंपनी ने प्रॉफिट तो कमाया, लेकिन वो जो सेल्स किया उससे वो कंपनी को पैसा कैश में मिला कि नहीं, ये अगर हमको समझना होगा तो हमको प्रॉफिट एंड लॉस से नहीं समझेगा। ये अगर हमको समझना होगा तो ये हमको बैलेंस शीट से नहीं समझेगा। और ये हमको अगर समझना है तो एक ही स्टेटमेंट से हमको समझेगा, वो है कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट एक्चुअली में अगर मैं आपको समझाऊं, इट रिवील्स हाउ मच कैश द कंपनी इज एक्चुअली जनरेटिंग। अगर मैं सिंपल एक एग्जांपल दूं, तो एक कॉफी का बिजनेस है, और जो एक कॉफी वाला है वो रोज कॉफी बना रहा है, और जो भी उसके साथ बिस्किट्स बेच रहा है, वो ये जो बिजनेस है उस कॉफी वाले का, ये पूरा कैश बिजनेस है। तो वो क्या कर रहा है, जितनी भी कॉफी बेच रहा है, फॉर एग्जाम्पल 10 रुपए में एक कॉफी बेच रहा है और उसने 10 कॉफी बेची, 10 कप बेचे उसने कॉफी के, तो उसका 100 रुपीज का सेल्स हुआ। और क्योंकि ये बिजनेस जो है वो 100% कैश पे है, तो उसका जो भी कैश का सेल है वो 100 रुपीज हुआ। लेकिन बिजनेस में एक्चुअली ऐसा होता नहीं है। बिजनेस में हमको उधारी देनी पड़ती है, बिजनेस में हमको क्रेडिट्स देने पड़ते हैं। तो अगर हम समझिए कि कोई भी बिजनेस में क्रेडिट देंगे, अगर हम माल जो है वो उधारी में देंगे, तो जो हमको उस जो माल है उसको बनाने में जो पैसे खर्च हुए, वो तो हमारे खर्च हो गए, लेकिन वो पैसे हमारे पास प्रोडक्ट बेचने के बाद आए तो नहीं। तो ये अगर नहीं आए हैं तो ये सब जो इंक्वायरीज है और ये सब जो डिटेल्स है, वो हमको कहाँ पे मिलेगी, तो वो हमको सब कैश फ्लो स्टेटमेंट में मिलेगी। तो इसीलिए कैश फ्लो स्टेटमेंट को देखना बहुत जरूरी है एक्चुअली में इन्वेस्टिंग करते टाइम। हम जो यहाँ पे कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट्स, कि कैसे हम इन्वेस्टिंग करेंगे, तो कैसे हम कंपनी को एनालाइज करेंगे, तो इसके लिए कैश फ्लो स्टेटमेंट जानना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे एक एग्जांपल समझिए कि एक जो टीवी सेलर है, जो टीवी बेच रहा है, और उसने 20 टीवी बेची है। तो ये साल में वो कंपनी ने, जो टीवी की कंपनी है, उसने 20 टीवी बेची, और एक टीवी का जो प्राइस था वो 25,000 के आसपास है। तो 25,000 की एक टीवी है और 20 यूनिट्स बेचे उसने पूरे साल में। उसमें से 15 यूनिट्स उसने कैश में बेचे, मतलब जो 15 टीवियां बेची उसने, उसमें उसको रियल पैसे आए उसके अकाउंट में, कंपनी के पास वो पैसे आए। तो 3,75,000 रुपीज कंपनी के कैश सेल में हुए, मतलब उतना पैसा कंपनी के पास एक्चुअली में आया। और जो कंपनी ने क्रेडिट में बेचा, क्रेडिट में मतलब उधारी में बेचा, उधारी में कितना बेचा, 5 यूनिट बेचे। तो 5 into 25 अगर आप करोगे तो 1,25,000 आएगा। तो अभी आप देख रहे हो कैसे कंपनी ने 5 लाख का तो सेल्स किया। तो कंपनी, आप अगर प्रॉफिट एंड लॉस में देखोगे तो आपको पता चलेगा कि कंपनी हर साल प्रॉफिट तो, जो उसका सेल्स है वो बढ़ा रही है। लेकिन सेल्स खाली बढ़ाते हुए देखोगे, लेकिन कंपनी का एक्चुअली प्रॉफिट उसके अंदर आ रहा है कि नहीं। एक्चुअली कंपनी का जो बिजनेस है, जो काम है, वो है प्रॉफिट कमाना। और प्रॉफिट कमाना मतलब कि उसके बैंक अकाउंट में कंपनी के पास पैसे, एक्चुअल पैसे आने चाहिए, तो ही वो कंपनी की वैल्यू बढ़ती है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो कंपनी ने 5 लाख का सेल्स किया, 5 लाख का सेल किया, उसमें से जो कैश था वो सिर्फ 375 का था, और जो क्रेडिट सेल था वो 1,25,000 का था। तो एक्चुअल कंपनी के पास कितने पैसे आए, सिर्फ 3,75,000 रुपीज ही आए। तो देखा आपने कैसे, आप हमको पता चला कि 5 लाख रुपए का सेल्स करके एक्चुअली में कंपनी बता रही है कि 5 लाख का सेल किया, लेकिन पैसा तो कितना आया, 375। इसीलिए हमको कैश फ्लो स्टेटमेंट देखना बहुत जरूरी है। और अभी इसमें समझिए, फॉर एग्जाम्पल कंपनी के अकाउंट में उस साल 3,75,000 रुपीज आए हैं, और उसको अभी जो उसका लोन अमाउंट है, अभी कंपनी ने एक साल में 5 लाख का सेल्स किया, उसमें से 3,75,000 उसके पास अकाउंट में आए। लेकिन अभी क्या हो रहा है, तो अभी उस कंपनी के पास 5 लाख रुपीज का उसने सेल्स किया, ठीक है, और 375 का एक्चुअल कैश आया। लेकिन उस साल कंपनी के ऊपर लोन है कोई, समझिए वो कंपनी को लोन देना है, और 3,75,000 का उसको लोन पे करना है। मतलब उस साल में उसने बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छा पैसा कमाया, लेकिन जो कंपनी के पास एक्चुअल में पैसा आया वो सिर्फ 3,75,000 रुपीज आए। लेकिन उसी साल में कंपनी को लोन देना है, एक्चुअली जो उसने लोन लिया था उसके पैसे चुकाने कंपनी को 3,75,000। तो अभी कंपनी के पास पैसे तो आए,
बराबर, टीवी का सेल किया, पैसे तो आए, लेकिन वो पैसे जो है उसको अभी लोन लोन एक्चुअली पे करना है। तो उसने क्या किया, वो जो अमाउंट कैश में सेल किया था उसने, वो पूरा पैसा उसने लोन में दे दिया। तो अभी कंपनी के पास कितना पैसा बचा, अब बताइए। 5 लाख का सेल्स किया था, उसमें से 3,75,000 रुपीज का एक्चुअल सेल हुआ जो कैश में बेचा उसने, वो पैसे उसके पास आए। लेकिन उसी साल कंपनी को एक लोन पे करना था उसका, उसने जो लोन लिया था वो लोन के ऊपर वो लोन एक्चुअली में उसको भरना था। तो उसने उसको अमाउंट 3,75,000 देना था उसको। तो उसने 3,75,000 दिया। तो अभी कंपनी के पास क्या बचा, कंपनी के पास कैश में 0 रुपीज बचे। तो देख रहे हो कैसे कंपनी ने इतना अच्छा काम किया, इतना अच्छा बिजनेस किया, लेकिन फिर भी एंड ऑफ द डे उसके अकाउंट में 0 रुपीज है। इसीलिए हमको कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है वो समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि कैश फ्लो स्टेटमेंट से ही हमको समझता है कि कंपनी के पास एक्चुअली में कैश आ रहा है या नहीं आ रहा। तो यही उसका एग्जांपल है, द कैश फ्लो स्टेटमेंट शोज द एक्चुअल कैश कमिंग एंड गोइंग आउट ऑफ बिजनेस, बट पीएनएल स्टेटमेंट शोज द प्रॉफिट एंड लॉस। जो पीएनएल स्टेटमेंट है वो प्रॉफिट एंड लॉस बताएगा, वो ये नहीं बताएगा कि कितना कैश कंपनी के पास है अभी। और जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है वो कैश फ्लो बताएगा कि कंपनी के पास कितना एक्चुअल में पैसा पड़ा है, कितना आएगा, कितना गया है। तो ये सब डिटेल हमको कैश फ्लो स्टेटमेंट में मिलेगा। अभी इसमें कैश फ्लो में कितने कितने टाइप्स है, तो टाइप्स ऑफ कैश फ्लो, तो यहाँ पे 3 टाइप्स है। जो सबसे पहला है वो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज मतलब ऑपरेशन से कैश। फॉर एग्जांपल एक कंपनी है जो मोबाइल बनाती है, ठीक है, तो उसका जो मेन बिजनेस है वो मोबाइल मोबाइल बनाना है। तो अभी वो मोबाइल बना रही है, तो उससे जो भी सेल करेगी वो, और उससे जो भी पैसे आएंगे, वो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी मतलब जो उसका मेन बिजनेस है उससे आएंगे। रेवेन्यू जनरेटेड फ्रॉम डेली ऑपरेशंस मतलब अभी उसमें से जो भी रेवेन्यू वो करेगी, जो उसका सेल्स करेगी, उस सेल्स में से, उस सेल्स का जो भी डेली ऑपरेशंस होगा उसमें से हमको कॉस्ट निकालना पड़ेगा, उसमें से सैलरीज निकालनी पड़ेगी, उसमें से जो भी अदर एक्सपेंसेस है वो सब निकालने पड़ेंगे। लेकिन जो कंपनी है जो उसने एक्चुअल में कैश कमाया, जो ऑपरेटिंग बिजनेस से कैश कमाया, वो हम जो है वो ऑपरेटिंग कैश फ्लो में करेंगे, वो हम एक्चुअली में कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में ऐड करेंगे। तो ये टाइप्स ऑफ कैश फ्लो था। हम एक और भी एग्जांपल्स लाइव हम और आगे जब भी सेशंस होंगे तो हम उसमें समझेंगे। कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, अभी एक हो गया ऑपरेटिंग एक्टिविटीज मतलब जो रोज का रोज काम है उस बिजनेस का, उससे कितना कैश आ रहा है, तो वो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में हम रिकॉर्ड करेंगे। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज मतलब वो कंपनी ने इन्वेस्टमेंट किया होगा, कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट किया होगा, तो कहीं ना कहीं से पैसे आए होंगे, या उसको इन्वेस्टमेंट किया होगा तो हो सकता है पैसे गए होंगे। तो इन्वेस्टमेंट्स और एसेट से जो कैश बढ़े या कम हो, वो सब कैश को हम कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में ऐड करेंगे। एग्जाम्पल, उसी शॉप ने एक नया रैक या डिस्प्ले यूनिट खरीदा, तो ये पैसा कंपनी के इन्वेस्टिंग कैश फ्लो में रिकॉर्ड होगा। मतलब कंपनी ने क्या खरीदा, एक नया रैक खरीदा, तो ये जो पैसा है वो कंपनी ने एक्सपेंस तो किया, लेकिन वो जो पैसा है वो इन्वेस्टमेंट है कंपनी के लिए। तो इससे क्या हुआ, कंपनी के अंदर कैश बाहर गया, तो ये हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में रिकॉर्ड करेंगे। इनफ्लो एंड आउटफ्लो फ्रॉम इन्वेस्टमेंट्स, तो ये हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज जो है उसमें रिकॉर्ड करेंगे। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, तो 3 तरीके के कैश फ्लोज होते हैं। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, जो भी रोज का रोज काम है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में, जो भी प्रॉफिट एंड लॉस होगा या जो भी पैसे आएंगे या जाएंगे, वो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में रिकॉर्ड होगा। और जो दूसरा है वो कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग करके कैश फ्लो जो भी आ रहा है या जो भी जा रहा है वो हम कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में रिकॉर्ड करेंगे। और कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, कंपनी ने हो सकता है कोई फंडिंग की हो, कंपनी ने पैसे कहीं से लिए हो, या कंपनी ने उसके जो शेयर होल्डर्स है उसको कुछ पैसे दिए हो डिविडेंड्स के जरिए, या कोई भी एग्जाम्पल हो सकता है, तो उससे भी कैश फ्लो पे इफेक्ट पड़ेगा। तो वो जो भी इफेक्ट होंगे वो हम कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में ऐड करेंगे। एग्जाम्पल, अगर शॉप ने नया इन्वेस्टर से पैसे लिए या बैंक से नया लोन उठाया, अगर कंपनी ने पैसे लिए नए इन्वेस्टर से या फिर लोन उठाया, कंपनी ने लोन लिया, तो ये जो काम किया, लोन तो ले लिया, उससे क्या हुआ, कंपनी के पास कैश आया। कैश आया, ये कहाँ से आया, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज से। तो ये हम कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में ऐड करेंगे। मनी रेज फ्रॉम शेयर होल्डर्स, शेयर होल्डर्स से पैसे रेज किए, कंपनी ने शेयर्स अपने थोड़े बेचे और शेयर होल्डर्स से और पैसे लिए,
तो ये जो रिकॉर्ड है, ये इससे जो पैसे आएंगे वो भी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में ऐड होंगे। डिविडेंड पेड टू शेयर होल्डर, अभी कंपनी ने क्या किया, डिविडेंड पे किया। तो जो डिविडेंड पे किया कंपनी ने, उससे जो है वो कंपनी का कैश कम होगा। कैश कम जो होगा, ये जो हम रिकॉर्ड करेंगे वो कंपनी का एक्चुअली कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में ऐड होगा। तो ये कुछ हमने एग्जांपल समझे। और समिंग इट ऑल, अभी हम जब तीनों को ऐड करेंगे तो जो भी कैश है वो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में यूज होने के बाद, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से कैश आया और गया उसका जो भी टोटल होगा, प्लस इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज से जो भी पैसा कंपनी के पास आया या फिर गया उसका टोटल, प्लस फाइनेंसिंग कैश फ्लो, फाइनेंस जो कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग है उससे जो भी कैश आया और गया। तो ये जब तीनों को हम प्लस करेंगे तो हमारे पास कंपनी का नेट कैश आएगा। मतलब कंपनी के पास एक्चुअली में कैश कितना है वो हमको ये सब चीजों से पता चलेगा। जैसे आप देख रहे हो कि कैसे कैश फ्लो स्टेटमेंट को पढ़ना बहुत जरूरी है। कैश फ्लो स्टेटमेंट से हमको पता चलता है कि कंपनी एक्चुअली में क्या कर रही है। तो ये सब चीजें हमको प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं समझ रही थी, ये सब चीजें हमको बैलेंस शीट में नहीं समझ रही थी। ये सब चीजें हमको इसीलिए कैश फ्लो देखना बहुत जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, मोबाइल शॉप का टोटल कैश फ्लो उसके सेल्स, इन्वेस्टमेंट्स और फाइनेंसिंग से मिलके बनता है। अगर पॉजिटिव है तो वो शॉप के पास सरप्लस अमाउंट है। फॉर एग्जाम्पल, ये सब चीजें कंपनी ने की और ऑपरेटिंग प्रॉफिट से कुछ पैसे कमाए, कुछ पैसे आए, इन्वेस्टिंग करके थोड़े बहुत पैसे आए या गए। और ये सब तीनों चीजें करने के बाद अगर कंपनी के पास एंड ऑफ द ईयर कुछ पैसे अगर बच गए तो वो जो पैसा है वो हमारा नेट कैश फ्लो होगा। मतलब जो नेट कैश फ्लो है वो उसमें रिकॉर्ड होगा। तो वो जो नेट कैश फ्लो है वो प्लस या माइनस होगा। तो यहाँ पे हम कुछ एक एग्जांपल लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए रैशनल्स मैंने दिए हैं, यहाँ पे एक्टिविटीज दी है। तीन एग्जांपल्स हमने समझे यहाँ पे। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज एंड कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले कंपनी ने क्या किया, एक्सपेंडिचर टुवर्ड्स एडवर्टाइजमेंट। अभी समझिए सिंपल एग्जांपल कि कंपनी ने एडवर्टाइजमेंट के लिए कुछ पैसा खर्च किया। तो ये खर्चा क्या है, ये खर्चा कंपनी का ऑपरेटिंग एक्टिविटी है ना। कंपनी मोबाइल बेच रही है तो उसका एडवर्टाइजमेंट करेगी। एडवर्टाइजमेंट करेगी तो वो कंपनी का जो पैसा खर्च कर रही है वो मेन ऑपरेशंस के लिए कर रही है। मोबाइल उसका मेन काम है, ऑपरेशंस के लिए कर रही है। तो ये होगा, ये जो एक्सपेंस है ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में ऐड होगा। तो इसके लिए जो भी कंपनी ने पैसा खर्चा किया उससे कंपनी का कैश जो है वो क्या होगा, कैश कम हो जाएगा। अगर मैं आपको यहाँ पे थोड़ा जूम करूं तो ये देखिए, देख रहे हो कैश बैलेंस डिक्रीजेस, एक्सपेंडिचर टुवर्ड्स एडवर्टाइजमेंट ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ये ऐड हो गया क्योंकि कंपनी ने ऐड किया। ऐड जो है वो कंपनी ने ऑपरेटिंग एक्टिविटी है ना, ये उसकी कंपनी का मेन काम है। तो उससे क्या हुआ, कंपनी की कैश बैलेंस जो है वो कम हुई। तो इसका इफेक्ट बैलेंस शीट पे क्या होगा, ट्रीटेड एज एन एसेट एज इट इंक्रीजेस द ब्रांड वैल्यू। अभी एडवर्टाइजमेंट पे खर्चा तो किया लेकिन ये कंपनी की ब्रांड वैल्यू बनाएगा ना। ये कंपनी की एक एसेट है। कंपनी ने अगर एडवर्टाइजमेंट में पैसे खर्च किए और उससे उसका कैश कम हुआ तो आने वाले टाइम में उसको उससे कुछ ना कुछ बेनिफिट होगा ना। तो उसको हम बैलेंस शीट में एज अ एसेट साइड में एंट्री करेंगे। तो ट्रीटेड एज एन एसेट एज इट इंक्रीजेस द ब्रांड वैल्यू। सेकंड एग्जांपल, हम ये अभी लाइव एग्जांपल्स देख रहे हैं। हमने जो प्रीवियस जो हमने समझा वो सब कैश फ्लो कहाँ कहाँ से आएगा, तीन चीजें हमने समझी थी। तो अभी हम कुछ लाइव एग्जांपल ले रहे हैं। तो कंपनी ने क्या किया, इश्यू ऑफ फ्रेश कैपिटल। अभी कंपनी के पास एक्चुअली में कुछ पैसे हैं नहीं तो उसने फ्रेश कैपिटल रेज किया। तो जो पैसा है वो कैसे रेज किया, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज से। उसने हो सकता है कुछ शेयर होल्डर से पैसे लिए हो सकता है कुछ लोन लिया हो। तो ये जो एक्टिविटी हुई, ये एक्टिविटी फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आएगी क्योंकि कंपनी ने फ्रेश कैपिटल रेज किया। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में हमने इसको देखा। इससे होगा क्या कि जो कंपनी है उसका, कंपनी का जो कैश है वो इंक्रीज होगा। कंपनी ने पैसे, जो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज थी उससे कैश जो था उसका बढ़ गया। कंपनी ने पैसे रेज किए, कंपनी के पास पैसे आए, अकाउंट में पैसे आ गए। उससे हुआ क्या, कंपनी के पास उसका कैश बैलेंस इंक्रीज हुआ। लेकिन बैलेंस शीट में ये क्या दिखेगा, ट्रीटेड एज एन लाइबिलिटी एज शेयर कैपिटल इंक्रीजेस। अभी इसका बैलेंस शीट पे क्या असर होगा कि कंपनी का जो शेयर कैपिटल है वो बढ़ जाएगा।
तो ये कंपनी के लिए एक्चुअली में लाइबिलिटी है, तो ये बैलेंस शीट में उसका ऐसा एक स्टेटमेंट अपलोड होगा। तो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में देखा हमने, फ्रेश इशू किया कंपनी ने, तो ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी हुई, इससे कैश क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। टेकन लोन फॉर बिजनेस, अभी एक और एग्जांपल, लोन लिया कंपनी ने लोन लिया, तो इससे क्या हुआ, फाइनेंसिंग एक्टिविटी हुई है, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में रिकॉर्ड हुआ, इससे ये कंपनी का कैश जो है वो इंक्रीज हुआ। लोन इज अ लाइबिलिटी फॉर बिजनेस, तो ये बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड में जाएगा। थर्ड एग्जांपल, इन्वेस्टेड इन स्टार्टअप, अभी ये जो मोबाइल की कंपनी थी, इसने क्या किया, इसके पास कुछ पैसे आए, पैसे बच गए एंड ऑफ द डे अकाउंट में, तो उसने क्या किया, सोचा कि यार चलिए हम कुछ है ना इन्वेस्टमेंट करते हैं हमारे बिजनेस में, कुछ दूसरे बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं, मोबाइल का काम तो हम कर ही रहे, तो हम एक टेक्नोलॉजी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो उसने वो कंपनी के स्टार्टअप में इन्वेस्ट किया। तो अभी ये जो कैश है बाहर गया कंपनी का, इसमें देख रहे हो कैश बाहर गया, कंपनी के अकाउंट से गया, तो ये जो एक्टिविटी हुई, ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। समझ रहे हो आप, एकदम बेसिक मैं आपको समझा रहा हूँ, एकदम इजी लैंग्वेज में समझा रहा हूँ कि इन्वेस्टेड इन स्टार्टअप, स्टार्टअप में कंपनी ने इन्वेस्टमेंट किया, उससे कंपनी के जो पैसे थे वो बाहर गए, कंपनी के बैंक अकाउंट से पैसे गए, मतलब कैश डिक्रीजेस। और ये हमने कहाँ पे रिकॉर्ड किया, कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, क्योंकि ये पैसा हमने इन्वेस्ट किया है। तो ये इन्वेस्टमेंट इज एन एसेट। तो बैलेंस शीट में कैसे दिखेगा ये, बैलेंस शीट में अपने इन्वेस्टमेंट्स में दिखेगा। फिफ्थ ऑप्शन है मनी पार्क्ड इन एफडी, अभी जो कंपनी के पास जो पैसे बचे, थोड़े बहुत और पैसे बचे, तो उसने क्या किया, कंपनी ने जो पैसे थे वो एफडी में डाल दिए, एफडी एफडी करा दी कंपनी ने। तो ये जो पैसे गए, तो इसमें क्या हुआ, कंपनी का कैश गया ना बाहर, कंपनी ने एफडी की, तो कैश बाहर गया, कैश बाहर गया, तो ये कहाँ पे रिकॉर्ड किया हमने, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में, तो ये हमारा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आएगा। लेकिन बैलेंस शीट में इसका क्या इफेक्ट होगा, एफडी इज इक्वल टू कैश हेंस कंसिडर्ड एज एन एसेट, मतलब एफडी जो है वो कैश के बराबर है, कंपनी को जब भी जरूरत पड़ी तो ये एफडी तुड़वा सकती है, तो ये लेकिन कंपनी के लिए एसेट है, एफडी कंपनी ने कराई है, तो ये कंपनी के लिए एसेट है, इसीलिए हमने इसको एसेट में रिकॉर्ड किया। तो हमने समझा ये फिफ्थ एग्जांपल मनी पार्क्ड इन एफडी, ये कैसे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में रिकॉर्ड हुआ, और इससे जो है वो कंपनी का कैश जो है वो कम हुआ। अभी सिक्स्थ में आपको समझाऊं तो इन्वेस्टमेंट इन बिल्डिंग, इन्वेस्टमेंट इन बिल्डिंग मतलब कंपनी ने कुछ अपने नए प्लांट्स, फॉर एग्जांपल नया प्लांट लगाया होगा, तो नया प्लांट लगाया है, तो सीधी बात है कि कंपनी ने एक्चुअली में ये इन्वेस्टिंग किया है, तो नया बिल्डिंग में इन्वेस्टमेंट किया, हो सकता है कोई नया फ्लैट खरीदा हो सकता है कोई नई प्रॉपर्टी खरीदी हो, तो ये क्या है, ये भी इन्वेस्टमेंट है, तो ये भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में हमने इसको इन्वेस्ट वो रिकॉर्ड किया। और जो भी इसका कैश बैलेंस है, इससे क्या होगा, कैश बैलेंस जो है वो डिक्रीज होगा, तो इसका बैलेंस शीट पे क्या इफेक्ट होगा कि ग्रॉस ब्लॉक कंसीडर्ड एज एन एसेट, तो ये जो कंपनी ने पैसा ब्लॉक किया, ये भी कंपनी के लिए एसेट है, क्योंकि बिल्डिंग में इन्वेस्टमेंट किया है, तो आज नहीं तो कल बिल्डिंग का, फॉर एग्जाम्पल उसको या तो यूज करेगी, अगर कंपनी की कोई यूज में नहीं आया तो वो बिल्डिंग को बेचेगी, तो ये भी तो कंपनी के लिए एसेट हुआ। तो इस तरीके से हमने ये 6 एग्जाम्पल समझे, और हमने समझा कि एक्चुअली में कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या है। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में आपको फिर से एक और एग्जांपल देता हूँ कि कैश फ्लो स्टेटमेंट में हमको ये पता चलेगा कि वो जो कंपनी है उसके अंदर पैसा कहाँ पे गया और कहाँ से आया, वो हमको पता जब चले, तो वो जो स्टेटमेंट है उसको हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बोलते हैं। तो अभी मैं आपके सामने कैश फ्लो स्टेटमेंट का एक और एग्जांपल, लाइव एग्जांपल समझते हैं कि यहाँ पे देखिए, ये आईटीसी की कंपनी है, हमने हमने सब पूरी रिसर्च कर ली, हमने अभी सोचा है कि चलो अभी हम ये कंपनी में इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो हमने सब देख लिया, कंपनी अच्छी है, ये कंपनी का बहुत सारे बिजनेसेस है, कंपनी कौन से सेगमेंट्स में काम करती है, सब बहुत सारा काम करती है। तो अभी हम देखिए ये यहाँ पे कैश फ्लो में आए, ये प्रॉफिट एंड लॉस है उसका, प्रॉफिट एंड लॉस कितना किया, कंपनी ने 20,000 करोड़ का प्रॉफिट किया। अभी कोई प्रॉफिट एंड लॉस खाली देखेगा तो उसको पता चलेगा कि 20,000 करोड़ का प्रॉफिट किया, तो ये हमको प्रॉफिट एंड लॉस से समझा, कितना मार्जिन कमा रही है, 37%। तो जब भी आप ये अमाउंट को ये अमाउंट से डिवाइड करोगे तो एक आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन मिलेगा, कि कंपनी का मार्जिन कितना बच रहा है उसके अंदर सेल्स के बाद, तो ये 37% ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। अदर इनकम क्या है, अदर इनकम जो मैंने आपको बताई कि दूसरी इनकम कंपनी का मेन बिजनेस छोड़ के,
तो इससे उसने कुछ 2800 करोड़ रुपए कमाए। तो ये सब करके उसने 20,000 करोड़ रुपए की नेट प्रॉफिट कमाई। और बैलेंस शीट हमने समझा ही था। अभी हम देखिए कैश फ्लो स्टेटमेंट में आए, देख रहे हो कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज एंड कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, और नेट कैश फ्लो देख रहे हो। तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में कंपनी ने 2024 में 17,000 करोड़ का कैश आया ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से कैश एक्चुअल में कितना आया? 17,000 करोड़ का। और कंपनी ने प्रॉफिट कितना किया था अगर मैं आपको बताऊं, तो नेट प्रॉफिट जो था वो 26,000 करोड़ का था ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। उसमें से हमने सब ये डिडक्ट कर दिया, और फिर कितना बचा? 20,000 करोड़। तो एक्चुअली कंपनी ने ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो कमाया वो सिर्फ 17,000 करोड़ है। कंपनी के पास एक्चुअल प्रॉफिट जो आया 27,000 करोड़ में से, एक्चुअल में जो पैसा कंपनी के पास आया कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, तो ये कितना आया? 17,000 करोड़ रुपया। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, तो कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में उसने कितना पैसा खर्च किया? तो इससे उसको नेट इन्वेस्टमेंट उसका आया है। मतलब अभी हो सकता है कंपनी ने कुछ और इन्वेस्टमेंट किए हो, तो टोटल समझिए कि 1,000 रुपया इन्वेस्ट किया था, और जो 1,200-1,500 रुपया है वो इन्वेस्टमेंट किया था, लेकिन उसको बेचा, तो उससे पैसे जो आए वो 1,200 करोड़ आए थे। तो नेट इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज से कितना कैश आया? 200 करोड़। तो हो सकता है ये कंपनी ने यहाँ पे 1,500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया था कैश का, जिससे पैसे आए हैं उसके पास। तो ये कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, तो कंपनी का फाइनेंसिंग एक्टिविटीज से कितना कैश गया? 18,000 करोड़ रुपया गया। तो अभी हम इसका एग्जांपल देखते हैं कि क्या क्या किया एक्चुअली ने कंपनी ने। तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज अगर हम एक्सपांड करें उसको, तो आप यहाँ पे सिर्फ ध्यान देना। तो ये देखिए 17,000 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। तो मैंने आपको बताया कि जैसे जैसे रिसीवेबल्स में कुछ पैसे अटके होंगे, कंपनी ने कुछ रिसीवेबल्स दिए, मतलब उसके पास रिसीवेबल्स आए होंगे, तो उससे कुछ कैश कम हुआ होगा। किसी को पैसे देने होंगे तो वो पैसे दिए होंगे। वर्किंग कैपिटल में कुछ रोज का खर्चा हुआ होगा, वो सब ऐड करके माइनस करके जो भी इन्वेस्टमेंट में जो भी अमाउंट उसके बाद आया, तो वो नेट कितना आया ऑपरेटिंग कंपनी के पास? तो ये रहा उसका अमाउंट, 17,000 करोड़। तो हमको सिर्फ ये कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी देखना है कि प्लस है कि माइनस है। अगर यहाँ पे कंपनी बहुत अच्छा प्रॉफिट दिखा रही है, 26,000 करोड़ का प्रॉफिट यहाँ पे दिखा रही है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट कंपनी के पास आया है, और 26,000 करोड़ से कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज देखे और पता चले कि यहाँ पे सिर्फ 1,000 करोड़ रुपया आया, तो आप समझ रहे हो ये एक रेड फ्लैग है कि कंपनी ने 27,000 करोड़ का प्रॉफिट कमाया, लेकिन एक्चुअल कैश तो 1,000 रुपया 1,000 करोड़ ही आया। तो क्या मतलब है फिर वो कंपनी का? तो फिर उसके फिर सेल्स देख के भी कोई मतलब नहीं है। अगर 20,000 करोड़ 30,000 करोड़ कंपनी कमा रही है, लेकिन एक्चुअल उसके पास पैसा जो है वो सिर्फ 1,000 करोड़ आ रहा है, तो वो फिर कंपनी रोज का रोज काम कैसे करेगी? तो उसके पास कैश का एक्चुअली में क्रंच हो जाएगा ना। जैसे हमने एक एग्जांपल समझा था कि वो कंपनी के जो उसने लैपटॉप बेचे थे, वो 5 लाख का सेल्स किया। 5 लाख के सेल्स में उसके पास अकाउंट में सिर्फ 3,75,000 आया। 3,75,000 आया, लेकिन एट द सेम टाइम कंपनी को लोन देना था, तो कंपनी के पास एंड में पैसे तो बचे ही नहीं। तो जब कंपनी के पास पैसे नहीं बचेंगे, तो वो फिर उसका धंधा रोज का रोज कैसे कर पाएगी? मतलब उसके समझो रोज के खर्चे होंगे, कुछ ना कुछ उसके एक्सपेंस होंगे, रॉ मटेरियल्स के एक्सपेंस होंगे। तो ये सब चीजें अगर कंपनी के पास समझिए पैसा नहीं आया रोज का रोज बिजनेस करके, अगर कंपनी बिजनेस कर रही है तो उसका मेन मोटिव है कि वो बिजनेस से पैसे निकाले, नेट कैश उसके पास आए। तो अगर समझिए उसके पास पैसे नहीं आ रहे, तो फिर वो कंपनी जो है उसको बिजनेस नहीं रन कर पाएगी। उसको रन करने के लिए दो ऑप्शन है, क्या करना पड़ेगा? उसको लोन लेना पड़ेगा, क्योंकि पैसे है नहीं और बिजनेस रन करना है, तो लोन लो। अगर लोन लोगे आप, तो आपका इंटरेस्ट कॉस्ट बढ़ जाएगा, तो आपके पास आपके ऊपर कर्जा हो जाएगा। आपके ऊपर कर्जा होगा तो आप बराबर काम नहीं कर पाओगे। ये या तो लोन लोगे, तो आपका जो है मेन जो बिजनेस है वो चल नहीं पाएगा। और लोन लेके आप कब तक लोन लोगे? अब हर बार पैसे कंपनी में बिजनेस करके कमा नहीं रहे, पैसे आपके पास नेट में कुछ बच नहीं रहे, और आप हर बार कहीं ना कहीं से लोन लोगे, तो एक टाइम आएगा कंपनी बैंकरप्ट हो जाएगी और कंपनी उड़ जाएगी। तो इसीलिए हमको ये सब देखना बहुत जरूरी है। जो जो कैश फ्लो है, ये कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग, तो मैंने यहाँ पे बताया कि कैसे कंपनी बैंकरप्ट होती है। तो कंपनियां इसी तरीके से बैंकरप्ट होती है कि उसके पास जो है वो डेली टू डेली एक्सपेंस करने के लिए, मतलब उस कंपनी को चलाने के लिए ही पैसा नहीं है।
सेल्स तो बता देती है कि हम बहुत सेल्स कर रहे हैं, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, लेकिन कैश स्टेटमेंट देख के हमको पता चलता है कि एक्चुअली में कैश जो है वो कंपनी के पास तो आ ही नहीं रहा। तो ये सब स्टेटमेंट जो है हमको कैश फ्लो से पता चलता है एक्चुअली। तो यहाँ पे देखिए कंपनी का अगर मैं करूँ तो 27,000, 26,000 ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट को अगर मैं यहाँ पे लाइव एग्जांपल्स में आपको बताऊं तो कितना परसेंट जो है, कितना परसेंट कंपनी का कैश फ्लो में यूज हो रहा है या फिर कैश फ्लो कमाया है, तो 27,000 करोड़। और मेन कितना आया कंपनी के पास, अभी ये कंपनी बता रही है 17,000 करोड़ रुपया मेरे पास पड़ा है कैश। ये हमको उसके बैंक बैंक बैलेंस से और कैश फ्लो स्टेटमेंट से पता चल रहा है। तो 17,119 डिवाइड बाय 27,000 करोड़। 27,000 करोड़ क्या है, कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट, कि इतना ऑपरेटिंग प्रॉफिट कंपनी ने कमाया। अभी उसमें से 17,000 करोड़ रुपया ही कंपनी के पास आया है। तो 17,000 करोड़ को जब हम डिवाइड करेंगे इंटू 100, तो कंपनी के पास 63%, कंपनी का जो भी प्रॉफिट हो रहा है, जो भी ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, उसका 63% उसके पास पैसा रियल में आ रहा है। तो ये हम इन्वेस्टमेंट करते टाइम हम समझ सकते हैं, या फिर हम एक ये पॉइंट रखेंगे। हमारा ये पॉइंट होता है कि जो भी कंपनी में हम इन्वेस्टमेंट करें, उसका जो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी है वो मिनिमम 50% तो हो ही, 50% के ऊपर होना चाहिए। मतलब कंपनी ने 1,000 रुपया कमाया एग्जाम्पल, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट में वो दिखा रही है कि 600 रुपया आया एक्चुअली में, तो ये एक इन्वेस्टेबल कंपनी है। और अगर 1,000 रुपया अगर कंपनी ने कमाया है प्रॉफिट, और उसमें से सिर्फ 100 रुपया एक्चुअल में आया, तो वो कंपनी में हम इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। या फिर हम फिर देखेंगे कि क्या क्या हो रहा है वहां पे, प्रॉब्लम क्या हो रही है, तो ये हम समझेंगे। तो बेसिकली यहाँ पे तो अभी हम कैश फ्लो स्टेटमेंट समझ रहे हैं, तो ये हम जो है हमने जो डिस्कशन किया वो और आगे डिस्कशन करेंगे। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से कंपनी ने 17,000 करोड़ रुपए उसके पास आए। अभी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी क्या की इसने, तो यहाँ पे आप अभी ध्यान दीजिए, ये जो मैंने ब्लू लाइन की है, देखिए इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में उसने उसने क्या किया, फिक्स एसेट्स परचेज्ड। कंपनी ने कुछ फिक्स एसेट्स परचेज किए हैं। कितने के किए, 3,500 करोड़ के फिक्स एसेट्स परचेज किए उस साल में, तो उससे पैसे बाहर गए। इन्वेस्टमेंट परचेज, अभी इसने कोई इन्वेस्टमेंट परचेज किया होगा, 75,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट परचेज किया, उससे क्या हुआ, पैसा बाहर गया। इन्वेस्टमेंट सोल्ड, जो कंपनी ने हो सकता है पहले कोई साल में या 2 साल पहले कोई इन्वेस्टमेंट किया हो, वो इन्वेस्टमेंट को बेचा हो, तो वो भी तो इन्वेस्टमेंट में ही रिकॉर्ड होगा। तो वो कितने का उसने सेल किया, 77,000 करोड़। इंटरेस्ट रिसीव्ड, कंपनी ने हो सकता है कोई एफडी की होगी या किसी को लोन दिया होगा, तो उससे जो इंटरेस्ट आया वो भी तो इन्वेस्टमेंट था ना कंपनी के लिए। तो उससे जो पैसे आए वो कितने आए, 1,200 करोड़ रुपए आए। तो ये सब जो भी आप प्लस माइनस करोगे, उसके बाद जो भी कंपनी के पास नेट में कैश बचे, तो नेट में कंपनी के पास जो है वो 1,500 करोड़ रुपया कंपनी के पास इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से आया। मतलब ये अगर माइनस में होता ये अमाउंट, इसका मतलब है कंपनी ने टोटल ओवरऑल उस साल में इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज से पैसे कंपनी के बाहर गए ओवरऑल। और यहाँ पे जो है वो 1,200 करोड़ 1,500 करोड़ प्लस है। मतलब कंपनी ने इन्वेस्टमेंट्स लेके, कुछ इन्वेस्टमेंट्स बेच के, फिक्स एसेट्स लेके, फिक्स एसेट्स कुछ बेच के, ओवरऑल जो भी पैसे आए कंपनी के पास, तो वो है 1,500 करोड़। तो यहाँ पे कंपनी को सब ये सब इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज करके 1,500 करोड़ रुपए यहाँ पे आए हैं कंपनी के पास। तो ये हो गया उसका कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। तो 1,500 करोड़ रुपया उसके पास आया टोटल। अभी कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, तो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज से कंपनी के पास 18,000 करोड़ रुपया गया कंपनी का बाहर। अभी 17,000 करोड़ रुपया कंपनी ने कमाया है ऑपरेटिंग एक्टिविटी मेन। प्रॉफिट तो 27,000 करोड़ का किया था, ऑपरेटिंग एक्टिविटी 17,000 करोड़। 17,000 करोड़ में से 1,200 1500 करोड़ रुपया इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज से भी कंपनी के पास कैश आया। ये जो हम समझ रहे हैं ये कैश आया या गया गया, वो समझ रहे हैं। तो यहाँ पे 1,500 करोड़ रुपया इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से आया, और कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, तो इससे कितना आया, 18,000 करोड़ रुपया। मतलब 18,000 करोड़ रुपीज माइनस में। इसका मतलब ये पैसा कंपनी के बैंक से गया बाहर, कितना गया वो देख लेते हैं। तो ये कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में क्या किया, प्रोसीड्स ऑफ शेयर्स, मतलब 1,500 करोड़ के शेयर्स और इशू किए होंगे, तो उससे पैसे आए। और 19,000 करोड़ देख रहे हो, ये हमको पता चल रहा है कि देखो मेन पैसा कंपनी का कहाँ गया। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में 18,000 करोड़ रुपए कंपनी ने कहाँ पे वेस्ट किया, कहाँ पे गया उसका एक्चुअली में।
तो ये देखिए डिविडेंड पेड किया कंपनी ने। जैसे हमने बताया था कि कंपनी डिविडेंड पे कर रही है, तो ये भी एक अच्छा पॉइंट है। तो यहाँ पे हमको पता चल रहा है कि डिविडेंड पे किया, तो एक अच्छी अच्छी बात है। तो 19,000 करोड़ रुपया कंपनी ने डिविडेंड पेड किया, तो इसके लिए उसका पैसा इतना बाहर गया कंपनी से। तो ये सब तीनों चीजें करने के बाद अभी मैं अगर आपको सिंपली बताऊं यहाँ पे, तो 17,179 का प्रॉफिट आया है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, कैश कैश एक्चुअली कैश आया है। 27,000 करोड़ का प्रॉफिट किया था, उसमें से मेन जो कंपनी के पास पैसा आया वो सिर्फ 17,000 करोड़ रुपया आया है। और ये पैसा मेन आया है कंपनी के पास, तो ये कैश फ्लो है, कैश इन फ्लो। और 1563 इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज से आया है, मतलब जो भी इन्वेस्टमेंट उसने लिए होंगे या बेचे होंगे, उससे जो पैसे आए वो 1,500 करोड़ रुपए आए। प्लस कितना हो गया, 1,18,742। अभी इसमें से कंपनी ने, अभी हम ये अमाउंट को उसमें से माइनस करेंगे, तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी से कितना गया कंपनी का, 18551, इतना पैसा कंपनी के अकाउंट से बाहर गया। तो ये कितना हो गया, 191। देख रहे हो। तो ये पूरे साल में कंपनी ने आईटीसी में इतना कैश उसके अकाउंट में पड़ा है, या फिर उतना कैश आउटफ्लो हुआ है, कैश फ्लो, उतना कैश कंपनी के पास आज पड़ा है। तो अगर ये अमाउंट प्लस में है तो ये अच्छी बात है कि कंपनी के पास कैश बच रहा है, और हो सकता है आने वाले टाइम में जब भी वो, उसको कुछ बिजनेस एक्सपांड करना हो, उसको एक्सपांशन करना हो, उसको कोई भी चीज करनी हो, तो उसके पास पैसा पड़ा है। और यही अमाउंट समझिए नेगेटिव होता, तो ये कंपनी के लिए एक्चुअली में थोड़ा बहुत एक नेगेटिव पॉइंट था। तो उसके लिए भी फिर हमको समझना पड़ेगा कि क्यों कंपनी का कहाँ पे, अभी ये समझिए अमाउंट नेगेटिव होता, और यहाँ पे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में उसने बताया होता कि फिक्स एसेट्स 10,000 करोड़ के हमने एसेट्स खरीदे, फिक्स एसेट्स। तो उससे हमको पता चल रहा है कि अच्छा चलिए कंपनी ने हो सकता है कोई इन्वेस्टमेंट किया होगा, इसीलिए ये फिक्स एसेट्स माइनस में है। तो हम एक बार एक चांस ले सकते हैं उसमें इन्वेस्टमेंट करने का। तो कैश फ्लो एक्चुअली में हम यहाँ जो समझ रहे हैं वो कैश फ्लो स्टेटमेंट है। तो अभी हम एक और एग्जांपल लेते हैं, चलिए कैश फ्लो स्टेटमेंट का, ब्रिटानिया का एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे फिर से। तो ब्रिटानिया का ये मैंने आपके सामने कंपनी का कैश फ्लो स्टेटमेंट हम चालू कर रहे हैं। ये सब जो स्टेटमेंट्स है, ये एक्चुअली स्क्रीनर वेबसाइट जो यूज करने का एक ही मोटिव है कि अगर ये सब चीजों को आप एनुअल रिपोर्ट में पढ़ के निकालने जाओगे, तो ये आपको एक बहुत बड़ा प्रोसेस हो जाएगा। और ये प्रोसेस इतना लंबा हो जाएगा कि आप एक्चुअली में इन्वेस्टमेंट तो कर ही नहीं पाओगे। तो ये पूरा प्रोसेस को निकालने के लिए ये स्क्रीनर वेबसाइट हम यूज कर रहे हैं, जिससे हमको हमको देखिए, हमने एग्जांपल बताया था कि गूगल हमको यूज करना आना चाहिए, गूगल के एल्गोरिदम्स क्या है वो हमको नहीं समझने, तो हमको सिर्फ कंपनी को एनालाइज करने आना चाहिए। कैश फ्लो स्टेटमेंट हमको पढ़ना तो आ गया बराबर, क्या ऐसा ऐसा ये सब चीजें हो रही है, तो हमको ये सिर्फ पता होना जरूरी है कि एक्चुअली में क्या हो रहा है। जब हम रिसर्च करते हो तो ये सब चीजें हम रिसर्च में ऐड करते हैं। तो ये हमने ब्रिटानिया का कैश फ्लो स्टेटमेंट निकाला बाहर, कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज 2573। तो यहाँ पे देखिए अभी ब्रिटानिया ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज का देखते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना है। 3167 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। 3167 करोड़ को जब हम डिवाइड करेंगे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से, तो ये कितना हो गया, एक सेकंड होल्ड करिए। यहाँ पे हाँ, 2573 डिवाइड बाय 3197 इंटू 100। देख रहे हो 80%, 80% जो भी प्रॉफिट है उसका 80% अमाउंट कंपनी के पास कैश आ रहा है एक्चुअली में। इतना कैश कंपनी के पास एक्चुअली में जनरेट हो रहा है। तो मैंने बताया था कि ये जब भी आप रेशियो डिवाइड करोगे, तो ये रेशियो 50% के ऊपर होना चाहिए, तो वो कंपनी एक इन्वेस्टेबल ग्रेड में आती है। और भी बहुत सारे पैरामीटर्स हैं, हम आगे समझेंगे। जैसे ये एक पैरामीटर है कैश फ्लो स्टेटमेंट, ऑपरेटिंग कैश फ्लो टू जो कैश फ्लो है ऑपरेटिंग एक्टिविटी से मेन प्रॉफिट को डिवाइड करना। तो यहाँ पे 80% ऑफ द प्रॉफिट जो है वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी से आ रहा है। तो यहाँ पे हम समझते हैं चलिए कि क्या हो रहा है। इतना प्रॉफिट जो था वो प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस था कंपनी का 3177, उसमें से ये इतना ही क्यों एक्चुअली में आया। तो यहाँ पे कुछ अमाउंट रिसीवेबल्स में गया, कुछ पैसा इनका पेबल्स में गया, कुछ पैसा इन्होंने टैक्सेस में कुछ पे किया, कुछ जो है वो वर्किंग कैपिटल चेंजेस किए, वर्किंग कैपिटल में कुछ पैसा लगा होगा या आया होगा। तो वो सब स्टेटमेंट को प्लस माइनस करके एक्चुअली में कंपनी के पास 2,500 करोड़ रुपए बचे। इतना पैसा बचा कंपनी के पास। अभी कंपनी ने कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में क्या किया, तो कंपनी के पास 500 करोड़ रुपया इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से आया। तो ये समझते हैं अभी। तो कंपनी ने क्या किया, फिक्स एसेट परचेज, देख रहे हो 562 करोड़ का फिक्स एसेट परचेज किया। फिक्स एसेट सोल्ड, उसमें से कुछ 65 करोड़ रुपीज का एसेट्स बेचा होगा। इन्वेस्टमेंट परचेज, 200 करोड़ का इन्वेस्टमेंट परचेज किया कंपनी ने।
और इंटरेस्ट रिसीव्ड, इंटरेस्ट कितना रिसीव हुआ, 170 करोड़ रुपीस, तो कंपनी को इंटरेस्ट रिसीव हुआ। डिविडेंड रिसीव्ड जीरो। रिडम्पशन एंड शेयर्स, इसमें कुछ भी नहीं है। इंटरेस्ट कॉर्पोरेट डिपॉजिट, इसने कुछ डिपॉजिट किए होंगे तो उससे कुछ पैसे आए होंगे। तो ये सब जब हम प्लस माइनस करेंगे तो हमको कैश कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी मिलेगा। तो ये कंपनी के पास उस साल में, उस साल का है ये, हम जो ये कैश फ्लो स्टेटमेंट देख रहे हैं वो उस साल का देख रहे हैं। तो उसमें 477 करोड़ रुपीस कंपनी को इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से मिला। तो इतना पैसा आया और ये भी पैसा कंपनी के पास ऐड हुआ। तो ये इतना पैसा सब बढ़ रहा है कंपनी के पास। और उसमें से फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में 2800 करोड़ रुपए कंपनी के गए। तो ये कहाँ पे यूज किए, तो कंपनी ने क्या किया, रीपेमेंट ऑफ बोरोइंग। ये देखिए बोरोइंग 1200 करोड़ रुपया कंपनी ने अपना कर्जा जो है वो कम किया। देख रहे हो ये जो बड़ी कंपनियां होती है, या ये जो कंपनी होती है जो इतना अच्छा काम कर पाती है, ये क्यों कर पाती है पता है? क्योंकि एक बिजनेस में कैश फ्लो को समझना या फिर कैश को कैसे हम यूज करें, वो अगर कोई कंपनी बराबर यूज कर दिए या फिर करती है तो उसको एक बहुत अच्छा, उसके पास कैश मैनेजमेंट होता है तो उस बिजनेस को वो रन कर पाती है। एक्चुअली में बिजनेस को रन करना और उसके कैश फ्लो को समझना, अगर आप ये सब चीजें कैश फ्लो स्टेटमेंट को नहीं समझते बराबर से, और हम अगर ये पार्ट को स्किप कर देते कि कैश फ्लो से कुछ हमको पता नहीं चल रहा, लेकिन एक्चुअली में कैश फ्लो स्टेटमेंट से हमको बहुत कुछ एक्चुअली में इन डेप्थ में पता चल रहा है। तो यहाँ पे देखिए कंपनी ने, अभी इससे हमको ये पता चल रहा है कि अच्छा, कंपनी जो है वो अपना बोरोइंग्स कम कर रही है, तो बोरोइंग्स कम कर रही है तो धीरे धीरे उसके कर्जे कम होंगे। तो कर्जे कम होंगे तो ये कंपनी के लिए अच्छी बात है। अभी समझो मैं अगर हूँ और मैं बहुत पैसे कमा रहा हूँ, मैं एक्चुअली मैं रोज हर महीने पैसे कमा रहा हूँ, और मेरा जो डेट था, जो कर्जा था, वो धीरे धीरे कम होते जा रहा है। तो उसके बाद जब एक टाइम आएगा कि मेरे पास पैसे बनेंगे तो मेरे को कर्जा किसी को देना नहीं होगा, तो वो सब जो प्रॉफिट होगा वो मेरा प्रॉफिट होगा। तो ये सब जब मेरे पास एक्स्ट्रा पैसे आएंगे तो मैं उससे कुछ इन्वेस्टमेंट कर पाऊंगा। इन्वेस्टमेंट करूंगा तो मैं और पैसे कमाऊंगा। तो बिजनेस का यही काम होता है। अभी यहाँ पे देखिए ये कितना इसने डिविडेंड पे किया, 1200 करोड़। तो हमको यहाँ पे पता चल रहा है कि ये डिविडेंड पे कर रही है, अपना कर्जा कम कर रही है, तो ये एक अच्छी चीज है। तो हमको पता चल गया एक्चुअली कैश फ्लो स्टेटमेंट्स को देख के। तो यहाँ पे हम फिर से देख लेते हैं कि 2573 का कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आया, और 477 का और आया कैश फ्लो। 3000 करोड़ का कैश फ्लो हुआ है नेट अभी तक। उसमें से 2830 कंपनी का फाइनेंसिंग एक्टिविटी से कैश बाहर गया। उस साल कंपनी ने 220 करोड़ रुपए का नेट कैश फ्लो हुआ है, मतलब ये साल भी कंपनी ने 220 करोड़ अपने अकाउंट में और ऐड किए। तो देख रहे हो कैसे बिजनेस रन कर रही है, अपना रोज काम कर रही है, धीरे धीरे कर्जा कम कर रही है और प्रॉफिट कमा रही है। और पैसा जो है, ये पैसा जो है ना, ये कंपनी को आगे काम आएगा उसके बिजनेस में। अगर ये पैसे उसके पास नहीं बचते और आगे उसके पास कोई अपॉर्चुनिटी आती, तो वो पैसा फिर कहाँ से लाती बिजनेस, वो जो कंपनी है वो कहाँ से लाता। तो इसी के लिए हमको एक्चुअली में कैश फ्लो स्टेटमेंट समझना बहुत जरूरी है। और ये कैश फ्लो स्टेटमेंट एक्चुअली देख के हमको पता चल रहा है। तो हम एक और कोई एक अच्छी कंपनी का एग्जांपल लेते हैं, चलिए एशियन पेंट्स का एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे देखिए एशियन पेंट का प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, कैश फ्लो, ये देखिए 6000 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट। एक्चुअल प्रॉफिट कितना है, 7500 करोड़। तो 7500 करोड़ को मैं इससे डिवाइड करता हूँ, चलिए। तो 6102 डिवाइड बाय 7500 इंटू 100, 81% कैश एक्चुअल में जनरेट हो रहा है, कंपनी के पास एक्चुअली में कैश उतना आ रहा है। तो इसका मतलब है कंपनी जो है वो पूरा सेल जो है वो ऐसा कर रही है कि भाई पैसे फटाफट आ रहे हैं कंपनी के पास, उधार में काम नहीं कर रही। उधार में काम नहीं कर रही, कैसे पता चल रहा है हमको कि वो जो कंपनी है उसके पास उस साल में कैश आ रहा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं हमको पता चल रहा है कि एशियन पेंट के पास एक मोट है। मोट मतलब कि वो धंधे में कुछ तो बात है, जो कंपनी एक्चुअली में उसका सेल्स कर रही है और पैसा उसको मिल रहा है। तो 81% इसमें हमने देखा। 6000 करोड़ का ऑपरेटिंग एक्टिविटी किया, अगर इसको एक्सपांड करेंगे तो ये सब दिखाएगा कि देखो 8000 करोड़ का एक्चुअली जो हमने ऊपर अमाउंट देखा था वो अमाउंट यहाँ पे है। उसमें से कुछ रिसीवर्स में गए पैसे, कुछ पैसे इन्वेंटरीज में लग गए, कुछ पैसे पेएबल्स में आने थे वो आए। ऑपरेटिंग वर्किंग कैपिटल में कुछ चेंजेस हुए, वर्किंग कैपिटल में कुछ पैसे अटके होंगे या फिर आए होंगे, उससे 10 करोड़ रुपए आया। डायरेक्ट टैक्स पे किया, तो ये सब पे करके हमको ओवरऑल 6100 करोड़ रुपया मिला। तो ये हमारा ऐड हो गया। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में क्या किया, फिक्स्ड एसेट परचेज्ड। देखो 2013 में कंपनी 650 करोड़ का फिक्स एसेट्स परचेस कर रही थी।
इसका मतलब कि वो कंपनी एक्चुअली में प्लांट लगा रही थी, उसको बिजनेस करना था, उसको ग्रो करना था। और आज भी कंपनी देखो 2,500 करोड़ का फिक्स एसेट परचेस की है। इसका मतलब अभी भी कंपनी को लग रहा है कि इतनी ग्रोथ है कंपनी में, इसीलिए उसको इन्वेस्टमेंट करना पड़ रहा है। तो यहाँ पे हमको पता चला कि ये फिक्स एसेट्स परचेस किया है इसने, उसमें से इन्वेस्टमेंट सोल्ड कुछ है, उसमें से एक्विजिशंस कुछ है। तो ये उससे 2,500 करोड़ उसके गए एक्चुअली में। तो ये 2,500 करोड़ कंपनी के बाहर क्यों गए इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में? तो कंपनी ने कोई इन्वेस्टमेंट नहीं किया, इन्वेस्टमेंट नहीं किया, ये तो हमको पता चल रहा है। मेजरली जो पैसा उसका गया वो फिक्स एसेट्स में गया, मतलब कंपनी ने कोई प्लांट खरीदे होंगे, उसके लिए वो पैसे यूज हुए। तो ठीक है, कोई बात नहीं। और कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज से भी 3,000 करोड़ बाहर गए। तो ये कहाँ पे गए हैं? ये देखिए, डिविडेंड पेड। तो ये भी अच्छी बात है, कंपनी ने डिविडेंड पे कर रही है। ये सब करने के बाद भी कंपनी के पास देखिए, ऑपरेटिंग एक्टिविटी से 6,104 आया, -2,548। अभी ये प्लांट उसने खरीदा है, तो उसके पास कैश है, तो अच्छी बात है ना। कंपनी ने वो कैश से इन्वेस्टमेंट किया। यही अगर कंपनी को इन्वेस्टमेंट करना होता और उसके पास पैसे ही नहीं होते, तो वो क्या करती? लोन लेती। लोन लेती तो उसके इंटरेस्ट कॉस्ट बढ़ते, इंटरेस्ट कॉस्ट बढ़ते तो उसके प्रॉफिट एंड लॉस पे फिर वो इफेक्ट आता था। तो यहाँ पे 2,548 माइनस एंड -2,982, 574। अभी भी कंपनी के पास 600 करोड़ रुपया बचा। देख रहे हो, ये इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां, अच्छी अच्छी कंपनियां ऐसे कैश फ्लो को मैनेज करती है। अभी हम एक एकदम जो बैड एग्जांपल है वो लेते हैं, तो चलिए किंग फिशर का एग्जांपल लेते हैं। किंग फिशर तो शायद होगा भी नहीं यहाँ पे। चलिए, तो किंग फिशर नहीं है इसमें, तो जेट एयरवेज है। हाँ, जेट एयरवेज है। अभी ये कंपनी देखिए, कंपनी 1,300 रुपए का शेयर प्राइस था एक एक टाइम पे 2005 में। आज कंपनी 2 रुपए का भाव हो गया। 1,500। कैश फ्लो 2020 में देखिए, कंटिन्यूस कंपनी का कैश फ्लो, नेट कैश फ्लो माइनस में कंटिन्यूस। क्या किया है? यहाँ पे भी -76, 73, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस है, लेकिन क्या कर रही है? ये प्लस कैसे कर रही है? कुछ ना कुछ बोरोइंग्स कर रही है। देखिए 2,500 करोड़, यहाँ पे देखिए इतना कैश जो है, इंटरेस्ट पेड, रीपेमेंट ऑफ बोरोइंग, प्रोसीड्स ऑफ बोरोइंग, ये करते करते कंपनी का नेट कैश फ्लो देखो 650, माइनस माइनस माइनस। तो ये देख लो कैसे नेट कैश फ्लो जो है वो माइनस होते जा रहे हैं धीरे धीरे। और उसी टाइम पे कंपनी के देखो बोरोइंग्स, देखो रिजर्व्स देखो, 1 रुपया भी नहीं है कंपनी के पास एक्चुअली में। उसका कर्जा जो है वो धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है, 12,000 करोड़, 15,000 करोड़। और सामने उसके रिजर्व जो है वो माइनस में होते जा रहे हैं, और कर्जा बढ़ते जा रहा है। तो ये सिचुएशन में क्या होगा? कंपनी बैंकरप्ट ही होगी। तो हमने अगर हम स्मार्ट इन्वेस्टर होते, तो हम इसमें पहले इन्वेस्टमेंट करते ही नहीं, हमको एक्चुअली पता चल जाता। तो ये एक एग्जांपल लिया। हमने यहाँ पे तो कैश अगर फ्लो में समझा आज के सेशन में कि कैश फ्लो कैसे एक्चुअली में क्या है। एक्चुअली में कैश फ्लो क्या है कि कंपनी के पास कितना कैश आ रहा है, कितना कैश जा रहा है, कैश बैलेंस इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, या क्या हो रहा है। तो वो सब हमने समझा। एक्चुअली में कैश फ्लो स्टेटमेंट को पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि कैश फ्लो स्टेटमेंट को पढ़ के हमको पता चलता है कि कंपनी एक्चुअली में कर क्या रही है। तो ये हमने एग्जांपल समझे, वो कैश फ्लो के एग्जांपल समझे। कैसे हमने एक मोबाइल का एग्जांपल समझा कि वो मोबाइल वाले का जो उसका बिजनेस था, जो जो टीवी बेच रहा था, वो टीवी उसने सेल्स तो किया 5 लाख का, लेकिन जो कैश है वो एक्चुअली में कैश कैश भी उसने उसकी कंपनी में आए, लेकिन वो कंपनी के बोरोइंग्स इतने थे, उसको कर्जा इतना था, वो कंपनी के सब पैसे उसके बोरोइंग्स में जा रहे थे। और एंड ऑफ द डे कैश फ्लो कोई बढ़ ही नहीं रहा था, जीरो हो रहा था। तो इसीलिए हमको कैश फ्लो जो स्टेटमेंट है वो पढ़ना एक्चुअली जरूरी है। तो अगर यहाँ पे आप देखोगे, तो आईटीसी का ही एग्जांपल लूँ मैं यहाँ पे, सबसे जो बेस्ट कंपनी है आज के टाइम में, 5 लाख का करोड़ का आसपास उसका मार्केट कैप है। तो यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस देखिए, कंपनी एक्चुअली 35%, 37%, 36%, 39%। देख रहे हो कैसे मार्जिन एक्चुअली में एक ही रेंज में चल रहा है। मार्जिन सेम होना मतलब कंपनी कंटिन्यूस सेम मार्जिन पे काम कर पा रही है, मतलब उसके पास कुछ ना कुछ एक मोट है। और अगर ये मार्जिन ऊपर नीचे हो, तो भी हमको एक डाउट का सिनेरियो कि क्यों कंपनी के मार्जिन ऊपर नीचे हो रहे हैं। और मार्जिन ऊपर नीचे हो रहे हैं तो हो सकता है कंपनी सिक्लिकल हो सकता है उसके रॉ मटेरियल्स के प्राइस बढ़ रहे हो। तो ये सब हम आगे और एनालिसिस करेंगे, जब हम ये सब तीनों चीजों को मिक्स करके हम इन्वेस्टमेंट के एक्चुअली में कॉल लेंगे। अब जो है वो तो हम खाली समझ रहे हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट क्या है, बैलेंस शीट क्या है, कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या है। तो यहाँ पे देखिए, कंटिन्यूस जब हम देखेंगे,
तो अभी हम जब से ये देख रहे हैं, फॉर एग्जांपल 2013 से ये कंपनी कंपनी के कैश फ्लो स्टेटमेंट देखते हैं, तो +266 यहाँ पे है, +75, +169, +334, +139, +191। तो कंपनी के पास अभी तक 2013 से लेके अभी तक 1174 का कैश एक्चुअल में आया है। उससे -90, -32, -93, -166, -367, -43। तो देख रहे हो, 400 करोड़ रुपया कंपनी ने अभी तक नेट कैश फ्लो अभी तक कंपनी के पास पड़ा है। तो जब भी ये कंपनी को यूज करना होगा, तो ये कंपनी एक्चुअली में नेट कैश जो है उसको यूज कर पाएगी। और बैलेंस शीट समझते देखिए, अभी ऐसी कंपनी जिसके पास जीरो बोरोइंग है, 75,000 करोड़ का रिजर्व है कंपनी के पास, इसके देख रहे हो। अभी ये बैलेंस शीट देख के भी हमको पता चल रहा है कि कंपनी की कैसे बैलेंस शीट धीरे धीरे स्ट्रांग हो रही है। कैसे पता चल रहा है कि हमको देखिए, 22,000 करोड़ का रिजर्व था, वो रिजर्व आज जो है वो 75,000 करोड़ पे आ गया है। तो कंपनी के रिजर्व एक्चुअली में बढ़ते जा रहे हैं, कंपनी एक्चुअली धीरे धीरे स्ट्रांग होती जा रही है। जब कंपनी स्ट्रांग होगी तो क्या होगा, जब कंपनी के बिजनेस एक्चुअली में कंपनी के बिजनेस साइकिल होते हैं, तो जब भी कंपनी का खराब समय आएगा, तो ये कंपनी टिक पाएगी उस समय में। उस समय में टिक कैसे पाएगी, कंपनी के पास पैसे है। तो कंपनी समझिए कोई साल में उसने इन्वेस्टमेंट, फॉर एग्जाम्पल वो सेल्स नहीं कर पाई, उसका धंधा अच्छा नहीं चला, तो उसके रोज के खर्चे वो संभाल पाए, उसके रोज के जो उसके एक्सपेंसेस है वो सब संभाल पाए। वो कैसे संभाल पाएगी, कंपनी के पास एक्चुअली में पैसे पड़े। तो जब ये कंपनी एक्चुअली में पैसे उसके पास होंगे, तो ये सब चीजें कंपनी के लिए एक अच्छा चीज होती है। और इसीलिए हमको ये रिजर्व देखोगे आप तो बढ़ते हुए दिख रहे हैं, तो ये एक्चुअली कंपनी स्ट्रांग होती जा रही है। तो ये सब चीजों का इफेक्ट जो है वो उसके शेयर प्राइस पे पड़ता है। तो आप देखोगे तो आईटीसी का शेयर प्राइस कहाँ पे था और कहाँ पे अभी एक्चुअली में ट्रेड कर रहा है, यहाँ पे देखिए। 53 से कंटिन्यूस कंपनी ने, देखिए वहां से ऊपर से 300 से ये कंपनी 180 पे भी आई थी, और वहां से 500 रुपया पर शेयर हो गया। तो देख रहे हो कैसे ये कंपनी का एक्चुअली में, ये सब चीजें जब स्ट्रांग होगी, तो जो कंपनी की जो शेयर प्राइस है वो एंड ऑफ द डे बढ़ेगी। मैं आपको फिर से याद दिला दूं कि हम यहाँ पे जो है, ये सेशन जो है जो हम सीख रहे हैं यहाँ पे, हमको इन्वेस्टमेंट कैसे करना है, कैसे कंपनी को इन्वेस्ट करें, उसके पहले हम एनालिसिस करें। तो इस तरीके से हम एनालिसिस करेंगे कि कंपनी के इतने बोरोइंग्स नहीं होने चाहिए, बोरोइंग्स हो तो चलेगा, लेकिन हम इन्वेस्टमेंट उसी बोरोइंग्स के साथ करेंगे कि जिसका बोरोइंग सेम टू सेम लेवल पे हो तो चलेगा। अभी यहाँ पे देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस 26,000 करोड़, 27,000 करोड़ का प्रॉफिट बिफोर टैक्स, नेट प्रॉफिट जो है वो 20,000 करोड़ का है। अर्निंग पर शेयर जो है वो 16 रुपया है। अर्निंग पर शेयर मतलब मैंने आपको समझाया था, जब आप ये नेट प्रॉफिट को आउटस्टैंडिंग शेयर से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे, तो ये देखिए 20751 डिवाइड बाय 20, एक मिनट ये कुछ एरर हो गया, 20751 डिवाइड बाय टोटल आउटस्टैंडिंग शेयर्स 1251, 16.58, देखो 16.58 अप्रोक्स, देख रहे हो। तो ये ईपीएस बढ़ना चाहिए। कंपनी का जो मेन शेयर होल्डर के जो पैसे है, जो शेयर होल्डर के पैसे बनते हैं वो किससे बनते हैं, कंपनी का शेयर प्राइस ग्रो करना चाहिए। तो शेयर प्राइस कैसे ग्रो करता है, उसकी अर्निंग पर शेयर ग्रो करनी चाहिए, उसकी ईपीएस ग्रो करनी चाहिए। तो यहाँ पे देखो, कंपनी की ईपीएस 6, 7, 8, फिर फ्लैट हो गई, 7 से 8, 9, फिर बढ़ी, फिर 10 हुई, फिर 10 से देखो ये 2 साल, 2 साल यहाँ पे फ्लैट रही, तो उस साल में कंपनी ने कोई शेयर प्राइस में भी परफॉर्मेंस आपको देखने नहीं मिला। 10 से फिर देखिए 12, 15, 16, तो 180 का प्राइस 550। ईपीएस बढ़ना चाहिए कंपनी का, अर्निंग पर शेयर, अर्निंग पर शेयर बढ़ेगा तो ही तो वो शेयर होल्डर को भी प्रॉफिट मिलेगा, बराबर। तो ही तो वो शेयर होल्डर के पैसे बढ़ेंगे, उसके जो शेयर की प्राइस है वो बढ़ेगी। शेयर की प्राइस कब बढ़ेगी, जब अर्निंग पर शेयर बढ़ेगा। तो यहाँ पे उसका एनुअल सेल्स ग्रोथ है, तो सेल्स ग्रोथ उसका देखेंगे, देखोगे आप तो 10 साल में 7% से सेल्स ग्रोथ हो रहा है। प्रॉफिट ग्रोथ जो है वो 9% से हो रही है। 3 साल में 16% से कंपनी का सेल्स ग्रो हो रहा है। स्टॉक प्राइस जो है वो सीएजीआर, सीएजीआर मतलब कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट, एनुअली वो कंपनी क्या ग्रो कर रही है उसका स्टॉक प्राइस। तो अगर आप 10 साल में देखोगे तो हर साल कंपनी ने 7% रिटर्न दिया है। पिछले 5 साल में देखोगे तो 14% रिटर्न दिया है। रिटर्न ऑन इक्विटी देखोगे, तो ये रिटर्न ऑन इक्विटी हम आगे सेशन में समझेंगे। ये सबसे मेन एक्चुअली में रेशो है, जब हम रेशो एनालिसिस करेंगे
तब हम समझेंगे कि आरओई जो है वो एक्चुअली में सबसे मेन होता है बिजनेस में। और बैलेंस शीट का देखोगे आप तो देखो, बोरोइंग्स कंपनी की कभी थी नहीं, कंपनी कभी भी बोरोइंग्स नहीं हुई, इसीलिए ये कंपनी आज भी टिकी हुई है। फिक्स एसेट्स देखो तो बढ़ते ही जा रहे हैं, कंपनी ने एक्चुअली सीडब्ल्यूआई पे भी बढ़ा रहे हैं, एसेट्स बढ़ते जा रहे हैं। देखो 12,000 करोड़ से 2,000 करोड़ का हुआ, फिर 12,000, 13,000, 15,000, 16,000, 19,000, 21,000, 23,000। तो अभी 2020 में आप होते, 2020 में कंपनी का शेयर प्राइस 180 पे ट्रेड कर रहा था, 180 पे ट्रेड कर रहा था 2020 में, 2021 में, जब आईटीसी के मीम्स चल रहे थे, आईटीसी का शेयर प्राइस कहीं पे मूव नहीं कर रहा था। वो टाइम पे अगर मैं इन्वेस्टर होता और मुझे इन्वेस्टिंग करना होता, तो यहाँ पे देखो बैलेंस शीट को देख के कैसे मैं इन्वेस्टमेंट करता, कि ये कंपनी में जीरो बोरोइंग है, कंपनी अच्छा बिजनेस कर रही है, कंपनी एफएमसीजी में है, एफएमसीजी कंपनी जो सेक्टर है वो कभी कभी भी बंद नहीं होगा, कि लोग जो है वो कुछ चीजें खरीदना कम कर देंगे, लेकिन खाना और जो खाना पीना है वो कभी बंद नहीं होगा, जो एक्चुअली में जो नीड्स है वो बेसिक नीड्स है वो कभी बंद नहीं होगी। तो ये कंपनी उस सेक्टर में थी, एफएमसीजी की कंपनी थी, जीरो बोरोइंग्स था, कंपनी के पास 65,000 करोड़ का रिजर्व था। और कंपनी देखो कंटिन्यूस फिक्स एसेट्स बढ़ा रही है अपनी, कंटिन्यू। शेयर प्राइस तो नीचे आ रहा है, शेयर प्राइस तो फ्लैट है, शेयर्स में इतनी कुछ बाइंग सेलिंग हो नहीं रही, लेकिन सीडब्ल्यूआईपी देखो कंपनी कंटिन्यूस प्लान बढ़ा रही है। इसका इफेक्ट कैसे मिलता था, कि कंपनी के जब भी कंपनी का शेयर प्राइस बढ़ेगा, और बढ़ेगा क्यों, क्योंकि कंपनी फिक्स एसेट्स, कंपनी एक्चुअली में एसेट्स बढ़ा रही थी अपने। एसेट्स क्यों बढ़ाएगी, क्योंकि कंपनी को पता है आज नहीं तो कल कंपनी के सेल्स होने वाले हैं, और सेल्स होगा तो प्रॉफिट होगा, और प्रॉफिट होगा तो अर्निंग पर शेयर आएगा, अर्निंग पर शेयर आएगा तो शेयर होल्डर का जो शेयर प्राइस है वो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो ये सीडब्ल्यूआईपी मैंने वो टाइम पे देखा होता, और वो टाइम पे मैंने इन्वेस्टमेंट किया होता 2020 में, तो वो मैं इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले पाता। कैश फ्लो देखो 2020 में, तो कंपनी 2020 में 2021 में एक्चुअली में कैश फ्लो कर रही थी, 2021 में ये माइनस क्यों हुआ, तो हमको पता चलेगा 2021 में किस लिए माइनस हुआ ये। तो कंपनी ने बोरोइंग एक्टिविटीज से उसका 18,000 करोड़ रुपया बाहर गया, तो वो कहाँ पे यूज हुआ, तो देख रहे हो कंपनी डिविडेंड पे कर रही है यार, कंपनी जो है वो डिविडेंड पे कर रही है, ये एक अच्छी बात है। कंपनी अपने पैसे से डिविडेंड पे कर रही है, इसीलिए उसका कैश फ्लो कम हुआ, वो चलेगा, वो एक प्लस पॉइंट है कि कंपनी चलिए डिविडेंड दे रही है। तो जब भी ग्रोथ का अपॉर्चुनिटी आएगी कंपनी के पास, फॉर एग्जाम्पल वो कंपनी को ग्रो करना है और कुछ पैसों की जरूरत पड़ेगी, तो हो सकता है उस साल वो डिविडेंड ना दे, तो डिविडेंड नहीं देगी तो उतना कैश बचेगा उसके पास, कैश बचेगा तो वो उसमें इन्वेस्टमेंट कर पाएगी। तो ये एक एग्जाम्पल था कैश फ्लो स्टेटमेंट का। और भी अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो और भी अच्छी अगर कंपनियां कोई ले, हम रिलायंस इंडस्ट्रीज, रिलायंस इंडस्ट्रीज का शेयर प्राइस देखते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, बैलेंस शीट देखिए, 8.5 लाख करोड़ का रिजर्व, 3.5 लाख करोड़ का बोरोइंग्स, बोरोइंग्स कम होते जा रहा है। फिक्स एसेट देखो 10 लाख करोड़ के फिक्स एसेट्स है, अभी भी 2 लाख करोड़ का कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस है। कैश फ्लो देखो 1.5 लाख करोड़, 1,60,000 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट हुआ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट एक्चुअली कितना था, 162, 162 से 158, ऑलमोस्ट 95% जो प्रॉफिट है वो कैश में कन्वर्ट हुआ है। उसमें से इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज से 1,13,000 करोड़ बाहर गया, तो वो कहाँ गया, कंपनी ने कुछ फिक्स एसेट्स परचेज किए हैं 1.5 लाख के, कुछ इन्वेस्टमेंट्स परचेज किए थे और इन्वेस्टमेंट सेल किए थे, इंटरेस्ट रिसीव हुआ कंपनी को, अदर इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज की है। ये सब करके कंपनी के पास जो 1,12,000 करोड़ रुपया है वो कंपनी का बाहर गया। तो ये कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज से हमको पता चल रहा है। और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज से कंपनी ने क्या किया, तो शेयर्स इशू किए नए, उससे 20,000 करोड़ रुपए आए। बोरोइंग्स जो है वो शायद बढ़ाई है कंपनी ने, बोरोइंग्स बढ़ाई है और रिपेमेंट भी किया है, उसमें से कुछ इंटरेस्ट पे किया है, डिविडेंड पे किया है, ये सब करके कंपनी का 16,000 करोड़ रुपया कैश फ्लो उस बिजनेस से बाहर हुआ। तो ये सब तीनों चीजों को हम ऐड करेंगे तो हमारे पास नेट कैश फ्लो आएगा 158,788 माइनस 113,581 माइनस 16646। कंपनी के पास फिर भी 28,000 करोड़ रुपया कैश बचा। तो ये कैश एक्चुअली में बचना चाहिए कंपनी के पास, और अगर नहीं भी बचे तो हमको पता चलना चाहिए कि हो सकता है कंपनी कोई इन्वेस्टमेंट कर रही हो सकता है उसने कुछ फिक्स एसेट्स परचेस किए हो। तो ये सब चीजें हमको कैश फ्लो देख के पता चलती है, ये सब चीजें हमको बैलेंस शीट से या फिर प्रॉफिट एंड लॉस से नहीं पता चलता, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस आप सेल्स तो करते जाओगे,
आप हर साल सेल्स डबल करते जाओगे, बोलोगे कि 20% मेरा सेल्स ग्रो हो रहा है, हर साल आप प्रॉफिट कमाते जाओगे, लेकिन क्या करोगे आप आपने बता दिया, कंपनी ने बता दिया कि भाई मैं हर साल मेरा सेल्स देखो, आप हर साल सेल्स बढ़ा रही हो, और उसमें क्या हो रहा है कि जो उसका सेल्स तो बढ़ रहा है, लेकिन कैश जब देख रहे हो कंपनी का, तो कैश तो आ ही नहीं रहा। मतलब क्या हो रहा है, कंपनी बोल रही है मैं हर साल सेल्स कर रही हूँ, तो सेल्स के अच्छे अच्छे नंबर आ रहे हैं, हर साल प्रॉफिट भी बहुत अच्छा कर रही है, लेकिन प्रॉफिट कैसे कर रही है, नेट प्रॉफिट तो दिखा रही है, लेकिन जो पैसे है वो उधारी में अटक गए। मतलब जो उसका जो बोरोइंग्स है, या फिर जो उसके उसने उसने क्या किया, क्रेडिट पे सेल किया। उसने क्या बोला उसके सप्लायर को कि एक काम कर, ये पकड़, ये जो मेरी टीवी है, ये सब तू लेके जा, मैंने मेरा प्रॉफिट दिखा दिया, लेकिन जो एक्चुअल है वो मैंने क्रेडिट पे सेल किया, कंपनी के पास पैसा आया नहीं। तो पैसा नहीं आएगा कंपनी के पास, तो आज नहीं तो कल कंपनी के पास कैश क्रंच होगा, और कैश क्रंच जब भी होगा, कंपनी नहीं सस्टेन कर पाएगी, और कंपनी जब नहीं सस्टेन करेगी, तो वो आज नहीं तो कल उसके जो स्टॉक प्राइस है उस पर इफेक्ट पड़ेगा, और आपका इन्वेस्टमेंट जीरो हो जाएगा। तो यही सब चीजें होती है, हमको एक्चुअली में ये चीजें इन्वेस्टिंग में देखना बहुत जरूरी है, और इसीलिए फंडामेंटल एनालिसिस करना कोई भी कंपनी का बहुत जरूरी है। और हम आगे हमारे जो मॉड्यूल, हमारा जो एक प्लान है इन्फिनिटी प्लान, उसमें हम समझाएंगे कैसे आप टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस दोनों को मिक्स करके आप एक कैसा और भी आपकी प्रोबेबिलिटी को बढ़ा सकते हो। तो ये सब चीजें हम, और जब हम आगे करेंगे हम, तब आपको पता चलेगा। तो यहाँ पे ये प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखोगे आप, तो प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट कंटिन्यूसली अच्छा कर रहा है, और उसकी जो बैलेंस शीट है वो भी अच्छी खासी है। कंपनी की बैलेंस शीट स्ट्रांग है, कैसे पता चल रहा है हमको कि कंपनी के पास फिक्स एसेट्स है। हो सकता है ये बोरोइंग्स कम करनी हो कंपनी को, तो क्या करेगी, अगर समझिए ये 8 लाख के आसपास, 8 लाख का ही बोरिंग होता, और उसको अपनी बोरिंग कम करनी होती, तो वो क्या करती कंपनी, हो सकता है अपने फिक्स एसेट्स को बेचती, हो सकता है उसके इन्वेस्टमेंट्स में से कुछ वो बेचती और वो डेट कम कर पाती। तो बैलेंस शीट भी देखना हमको जरूरी है, और देखोगे आप तो 3.5 लाख करोड़ से आज 18 लाख करोड़ पे उसकी एसेट्स पहुंच गई है। तो कंपनी की बैलेंस शीट धीरे धीरे हर साल स्ट्रांग होती जा रही है। प्रॉफिट एंड लॉस जो है आप देखोगे, तो हर साल कंपनी का सेल्स बढ़ रहा है, आप देखोगे तो 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख, 8 लाख, 10 लाख। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 8% से 17%, मतलब कंटिन्यूस जो रिलायंस है उसका प्रॉफिट मार्जिन बढ़ते जा रहा है। तो ये सब चीजें एक्चुअली में हमको प्रॉफिट एंड लॉस से पता चलती है, और प्रॉफिट एंड लॉस से हमको पता चलता है कंपनी प्रॉफिट कमा रही है या नहीं कमा रही। बैलेंस शीट से हमको पता चलता है कि कंपनी की बैलेंस शीट क्या है, उसकी बोरोइंग्स क्या है, उसकी एसेट्स क्या है, फिक्स एसेट्स क्या है। हमको बैलेंस शीट में फिक्स एसेट्स भी देखना जरूरी है। अगर कोई कंपनी बोल रही है कि मेरा मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है, और मैन्युफैक्चरिंग के बिजनेस में उसके फिक्स एसेट जीरो है, अगर कोई कंपनी है वो बोले कि मेरा मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है, और उसकी फिक्स एसेट्स बैलेंस शीट में दिखा रहे कि जीरो, तो ये रेड फ्लैग है, हमको उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। क्यों? क्योंकि कंपनी फिक्स एसेट्स मॉडल में है, कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग का काम है, तो मैन्युफैक्चरिंग ऑनलाइन तो करेगी नहीं, उसकी जो मैन्युफैक्चरिंग है वो ऑनलाइन तो होगी नहीं कंप्यूटर पे, उसकी मैन्युफैक्चरिंग उसके प्लांट में होगी, प्लांट तो है ही नहीं। तो हमको इन्वेस्टमेंट नहीं करना, ये बैलेंस शीट से हमको समझेगा। और अगर कोई आईटी कंपनी है, कोई फॉर एग्जांपल सर्विस इंडस्ट्री में कोई कंपनी है, वो उसकी एसेट्स अगर कम है, फिक्स एसेट्स कम है उस बिजनेस में, तो ठीक है एक बार, क्योंकि वो कंपनी ऑनलाइन है, हो सकता है वो कंपनी अपने फिक्स एसेट्स, जो अपना एक कंपनी है उसमें फिक्स एसेट्स की इतनी जरूरत नहीं है, क्योंकि उसका कंपनी का जो काम है वो पूरा ऑनलाइन है। तो ऐसे हमको एनालिसिस करना है, ऐसे हमको एक स्टोरी के जैसे उसकी बैलेंस शीट को प्ले करना है, और इसी तरीके से हमको प्रॉफिट एंड लॉस समझना है, और इसी तरीके से हमको बैलेंस शीट समझनी है, उसका कैश फ्लो स्टेटमेंट। मैंने आपको बताया कि क्यों कैश फ्लो स्टेटमेंट पढ़ना एक्चुअली में जरूरी है। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट को पढ़ के हमको पता चलता है कि एक्चुअली में कंपनी के पास पैसे आ रहे हैं या नहीं आ रहे। कैश फ्लो स्टेटमेंट से हमको ये पता चलता है कि अगर कंपनी के पास पैसे आएंगे, तो उस पैसे को वो यूज कर पाएगी अपने खुद के बिजनेस के लिए, अपने खुद के बिजनेस को एक्सपांड करेगी। तो वो खुद, उसके पास पैसे होंगे तो वो काम कर पाएगी। अगर उसके पास पैसे नहीं है, तो अगर समझिए कंपनी को नया प्लांट लगाना है, तो वो नया प्लांट कैसे लगाएगी अगर उसके पास कैश फ्लो नहीं होगा, उसके पास पैसा नहीं होगा। वो बोरोइंग करेगी, बोरोइंग करेगी, और समझिए वो उस साल बिजनेस नहीं ग्रो किया, तो क्या होगा, इंटरेस्ट तो देना ही है। मैंने क्या किया, मेरे को 1,000 करोड़ की जरूरत थी, मुझे प्लांट लगाना था, और मैंने क्या किया, मेरे पास पैसा नहीं था, तो मैंने 1,000 करोड़ बोरो कर लिया बैंक से। और उसी साल कंपनी का क्या हुआ कि इंडस्ट्री में कोई ओवरऑल स्ट्रक्चर खराब हो गया,
कुछ सेल्स कम हो गया, उस कारण प्रॉफिट नहीं आया। और प्रॉफिट नहीं आया तो क्या हुआ, मेरे को जो बोरोइंग्स है मेरी, वो तो मुझे देनी है। जो मैंने उधारी ली थी वो तो मुझे देनी है। तो उधारी देनी है और पैसा नहीं है, तो क्या होगा, कंपनी जो है उसका नेट प्रॉफिट कम हो जाएगा, उसकी जो कैश है एक्चुअली में वो कैश कम हो जाएगी, वो नेट लॉस करने लगेगी। तो इसीलिए एक्चुअली में कंपनी में कैश फ्लो स्टेटमेंट को देखना वो बहुत जरूरी है। और इसी का उल्टा, अगर वो कंपनी के पास कैश फ्लो में उसके पास पैसे होते, तो उसके जमा जो पैसे थे उसमें से वो कंपनी प्लांट लगाती, और उस टाइम पे कंपनी का सेल्स इतना अच्छा नहीं आता, या फिर ओवरऑल इंडस्ट्री में कुछ एक डाउन ट्रेंड आती, या फिर हो सकता है वो बिजनेस साइकिल में कुछ डिस्ट्रप्शन आ गया, तो बाकी सब कंपनियां बहुत लॉस करेगी, वो सब कंपनियां 90% 100% लॉस में चली जाएगी। और ये कंपनी जिसके पास अच्छा कैश होगा, वो क्या करेगी, वो सस्टेन कर पाएगी। एक्चुअली में बिजनेस को सस्टेन करना भी बहुत जरूरी है। जो बिजनेस साइकिल होती है, कोई भी बिजनेस आप देखोगे तो वो कभी भी वन साइड आपको ऊपर नहीं दिखेगा। बिजनेस के अंदर साइकिल्स होते हैं, एक अच्छी साइकिल होती है, एक बुरी साइकिल होती है, और ऐसी भी साइकिल होती है जहाँ पे कुछ नहीं हो रहा। तो जब कंपनी के पास अच्छा कैश होगा ना, और जब भी उसके पास डाउनफॉल आएगा वो कंपनी में, जब भी वो कंपनी का बिजनेस एक मंदी में होगा, तो वो कंपनी सस्टेन कर पाएगी। इसीलिए बिजनेस में कैश होना बहुत जरूरी है, और कैश फ्लो होना बहुत जरूरी है, और हमको कैश फ्लो स्टेटमेंट पढ़ना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे हमने आपको समझाया कैश फ्लो स्टेटमेंट का, और भी हम आगे आने वाले सेशंस में समझेंगे कि और भी हम एग्जांपल्स लेंगे कैसे हम जो तीनों एग्जांपल्स है, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, उसके हम तीनों को प्लस करके हम कुछ एग्जांपल्स लेंगे। और नेक्स्ट सेशन में मैं आपको बताऊंगा कैसे, और बैड एग्जांपल्स की कैसे वो कंपनी के कैश फ्लो इतने अच्छे नहीं है, वो भी हम समझेंगे। तो आज का जो सेशन है वो हम यहीं पे एंड करते हैं, और मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू गाइस।